हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास सीरीज का ये 10वां वीडियो। और इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ये हमारी PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें हम आयोग द्वारा पूछे गए सभी सवालों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ इनका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमारे एग्जाम की तैयारी जो है और बेहतर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो का पहला प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है। तो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, इसका अर्थ क्या है शिक्षा के संदर्भ में। तो मानदंड का अनुसरण, स्वयं के सामाजिक मानदंड, समाज में बड़ों का सम्मान या सामाजिक वातावरण को समायोजित करना। अब बाकी ऑप्शन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि बाकी ऑप्शन हमारे क्यों सही नहीं है। तो ऑप्शन जो जो डी है इसका सही उत्तर है। सामाजिक वातावरण को समायोजित करना, ये क्या है, शिक्षा में समाजीकरण है। अब ये कैसे हुआ, एक तो पहले समझ लेते हैं कि शिक्षा में जो है समाजीकरण जो है किस प्रकार से भूमिका जो है निभाता है। तो शिक्षा में समाजीकरण का ये अर्थ है कि एक तो आपका स्कूल भी समाज का एक हिस्सा है। समाज और विद्यालय अलग अलग नहीं है, स्वयं स्कूल भी एक समाज का हिस्सा है। और स्कूल में आप देखिए बहुत सारी बच्चों की गतिविधियां कराई जाती हैं। जैसे कक्षा में बच्चे बैठते हैं डिसिप्लिन के साथ, कक्षा में उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति रहती है, एक दूसरे से बात करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए। समाज में जब वो बात करेंगे तो वो भी किस तरह से सीखते हैं, विद्यालय में ही सीखते हैं, फॉर्मल तरीके से बात करना, फॉर्मल तरीके से रहना। आगे देखते हैं जैसे कक्षा की गतिविधियां होती हैं, जैसे रोल प्ले हो गया। हमारे जो प्रार्थना सभा होती है सुबह, उसमें बच्चे जो है क्या भाषण गीत लाते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, समाजीकरण और अधिक बढ़ता है। सेम इसी तरह यदि खेल बच्चे खेलते हैं तो उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, लीडरशिप जो है, संघर्ष करना है ना, टीम भावना विकसित होती है। तो ये सब भी क्या है, एक समाजीकरण है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का मतलब है सामाजिक वातावरण को समायोजित करना, यानी सामाजिक जो वातावरण है समाज का, उसके लिए वो क्या करें, एडजस्ट कर लें आगे चलकर। तो ये जो है समाजीकरण का अर्थ हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है। इंग्लिश में भी आपको देखना जरूरी रहता है कि कम्युनिटी होता है कि एक छोटा क्षेत्रीय समूह है, टेरिटोरियल जो है ग्रुप है, एक कम्युनिटी समुदाय जो है, जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो ये आपको याद ही कर लेनी परिभाषा। तो ये जो परिभाषा है वो डेविस ने दी है। कम्युनिटी जो है, और कम्युनिटी किसे कहा जाता है, जो हमारे समाज में स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे इस विद्यालय के संदर्भ में विद्यालय में कौन है, एक शिक्षक है, बच्चे हैं और कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब जो बच्चों के पूरे पेरेंट्स जो समाज में रहते हैं, वो भी क्या है, उसके स्टेक होल्डर्स हैं, यानी शुभचिंतक कह सकते हैं, यानी वो जुड़े हुए हैं विद्यालय द्वारा। आगे देखते हैं, ये आपको परिभाषा थी जो कि याद ही करनी होगी। वे कौन से मानदंड है, मानदंड को क्या बोला जाता है, पैरामीटर्स, क्राइटेरिया भी बोलते हैं। कौन से पैरामीटर हैं जिस पर प्रश्न पत्र बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए। कुछ जो पैरामीटर हैं आपने उसके आधार पर प्रश्न पत्र बना लिए, फिर बाद में उसे सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसका मैं सही उत्तर बता देता हूँ, फिर बताता हूँ बाकी जो है वो गलत क्यों है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कि प्रश्न ना तो ज्यादा कठिन ना ही ज्यादा आसान होने चाहिए। आपने इस तरह से यदि एक बार पेपर बना लिया कि एक मीडियम साइज, मीडियम क्वेश्चंस रखे हैं आपने, क्योंकि हमारा आयोग बिल्कुल नहीं रखता है, या तो बहुत इजी कर देता है, कोई सेट बहुत मुश्किल कर देता है। तो ना तो ज्यादा कठिन होने चाहिए ना ज्यादा आसान होने चाहिए प्रश्न पत्र। इसके बाद जो है बना लिया आपने पेपर, तो फिर बाद में इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। बाकी हम देखें कि प्रश्नों में सही उत्तर के मुख्य अवयव शामिल रहने चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए, प्रश्न का सही उत्तर विद्यार्थी से अवश्य मिलना चाहिए। उत्तर के लिए उपयुक्त प्रश्नवाचक प्रश्नों में उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है। आयोग ने भी यही उत्तर जो है दे रखा है आंसर की में, अपनी ऑफिशियल जो आंसर की है। आगे देखते हैं, मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक, यानी एक से अधिक जो शैक्षणिक तकनीकें हैं, मिश्रित शिक्षण सामग्री है, बहु मूल्यांकन तकनीकें हैं,
और सामग्री की जटिलता। यहाँ पर क्या देखा है आपने, बहुत सारी चीजें एक साथ लिखी हैं। एक से अधिक शैक्षणिक तकनीक, मिश्रित शिक्षण सामग्री, बहुमूल्यांकन तकनीकी। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बात की गई है कि जब कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके लिए अलग अलग शिक्षण पद्धति हमें जो है अपनानी चाहिए कि जो बच्चा जिस तरीके से सीखता है उसकी नीड पूरी हो सके। सेम मूल्यांकन की तकनीक है, सेम यहाँ पर शिक्षण सामग्री ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो भिन्नता है किसके साथ जुड़ी हुई है? शिक्षण का शाश्वत डिजाइन, उपचारात्मक, पृथक्करण, दिशा निर्देश या पारस्परिक अध्यापन। तो आपका जो इसका सही है वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। यानी जब आपको पता होगा कक्षा में अलग अलग जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं बच्चों में, उस आधार पर बच्चों के लिए निर्देश, दिशा निर्देश भी कैसे रहने चाहिए, डिफरेंशिएटेड। और उन्हीं के लिए सारी क्या की जाती हैं, मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स जो है अपनाई जाती हैं, ताकि बच्चों में जो है समझ विकसित हो सके जिस तरीके से वो सीखता है। आगे देखते हैं, ग्रेड जो है अंकों से भिन्न होते हैं। यह प्रश्न है किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित है? तो ग्रेड जो है अंकों से भिन्न होते हैं, यह प्रश्न किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित है? दोबारा दोहरा दिया कि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये एक अपसारी है, विश्लेषणात्मक है, ओपन एंडेड है या समस्या हल है। कुल मिला के ये जो हमसे मान लीजिए कोई प्रश्न आया एग्जाम में हमारे लिए कि ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं, उत्तर दीजिए। तो हमारे लिए प्रश्न किस तरह का हुआ, हमें क्या करना है, इसका विश्लेषण करना है, ग्रेड का और अंकों का। तो आपको पता होगा अंकों को क्या है, ग्रेड एक रेंज होती है, अंक क्या है कि अंक एक मूल्यांकन का वस्तुनिष्ठ तरीका है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है कि उस प्रश्न का उत्तर मिला तो मिलेंगे मार्क्स, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। ग्रेड में क्या है, एक रेंज बताई जाती है। ए ग्रेड है तो ए ग्रेड फिक्स नहीं है एक अंक के लिए, उसकी रेंज है। तो यहाँ पर ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। वहीं बात करें अपसारी और ओपन एंडेड, लगभग एक जैसे होते हैं। अपसारी जो प्रश्न मतलब ओपन एंडेड, जब बस बच्चों से पूछा जाए कि आपने जो है कहीं घूमने गए हैं, आपने वहां क्या क्या देखा, क्या क्या देखा किसी यात्रा में। तो ये बच्चों के लिए कैसा क्वेश्चन हो गया, ओपन एंडेड। हर बच्चा उसका अलग उत्तर लिखेगा, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, तो ये ओपन एंडेड कहलाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ये नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि ग्रेड अंकों से भिन्न होते हैं। प्रॉब्लम तो है कि कोई प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को, चाहे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, चाहे बच्चों के लिए कुछ प्लास्टिक इलास्टिक से संबंधित पॉल्यूशन, तो वो समस्या हो गई है। तो ये जो क्वेश्चन है वो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। हालांकि दो तीन ऐसे ही प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, वो तो जो है आप चाहे इंटरनेट में सर्च कर लो चाहे बुक्स में सर्च कर लो, और कंफ्यूजन होंगे, आयोग कुछ और उसका उत्तर देगा। तो उसके लिए उतना डीप तो हम कभी पढ़ भी नहीं सकते हैं कि सारे 30 में से 30 कर लें, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 25 प्लस हमें जरूर आ जाए, हमारी हमारी समझ इतनी विकसित हो जाए बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में। आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बच्चों में होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत अंतर के कारण छात्र अध्ययन की आदतों के मामले में अलग होते हैं। जैसे अध्ययन के मामले में आदत अलग होते हैं, आपको पता है पहले से। तो जैसे वे विभिन्न विषयों के बारे में अपनी रुचि दृष्टिकोण के मामले में अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। वे विभिन्न चीजों के अध्ययन के बारे में अपने दृष्टिकोण, विश्वास और राय में अलग हैं, तो ये भी सही है। वे अलग अलग चीजों का अध्ययन करके अपने दृष्टिकोण और उद्देश्यों में अलग हैं। तो लगभग एक ही चीज को दूसरे तीसरे तरीके से लिखा हुआ है। हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है, ये दिए गए सही विकल्प जो है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन के अनुसार जो है कौन सा शब्द है जो आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करते हैं जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी चीज में गंभीर रूप से असामान्य है? असाधारण, पिछड़े हुए, असामान्य या समस्या से ग्रस्त बच्चे। तो ये वैलेंटाइन के अनुसार जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारे लिखा है प्रॉब्लम चाइल्ड, या समस्या से ग्रस्त बच्चे जो हैं जिनका व्यवहार व्यक्तित्व किसी चीज में गंभीर रूप से असामान्य रहता है, इसको समस्या से ग्रस्त बच्चे कहा जाता है। ये वैलेंटाइन ने बताया है, इसको एज टू एज ऐसे ही हमें याद रख लेना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बाहरी समस्याएं विघटनकारी व्यवहार हैं।
इंग्लिश में देखते हैं, एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स आर डिसरप्टिव बिहेवियर। तो जो बाहरी विघटनकारी व्यवहार हैं, जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, उससे क्या है, विघटनकारी व्यवहार, यानी कुछ एग्रेसिव जैसी चीजें जो हैं, जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। तो हमारी बाहर की क्या व्यवहार हैं ऐसे जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं? तो आप ऑप्शन है, एग्रेशन जो है, एग्रेशन पता होगा आपको, जो गुस्सा, अति सक्रियता, ओवर एक्टिव, आवेगशीलता या लापरवाही। तो इसके जो चारों उत्तर इसके जो सही हैं, और यही आयोग ने माना है कि दूसरों के लिए जो परेशानी का कारण बनते हैं, ये बाहरी विघटनकारी व्यवहार होते हैं, ये लोगों के, ये चारों। आगे देखते हैं, टाइफाइड के टीके का प्रथम डोज जो है किसके दौरान दिया जाता है? तो ये 5 वर्ष, और ऐसा माना जाता है कि 5 वर्ष से छोटे बच्चों को कोई टीका नहीं दिया जाता है। 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो है टाइफाइड का टीका दिया जाता है। और ये पुरानी ईवीएस की वीडियो में हमने टाइफाइड के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। टाइफाइड एक कैसे बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया का नाम है, और प्रदूषित जल के कारण होता है। वैसे ये बीमारी जो है, टाइफाइड के कारण बुखार आना, पूरे विश्व में व्याप्त है इस समय। सबसे ज्यादा वहां होता है जहां पर प्रदूषित जल की समस्या होती है, जहाँ कचरा ज्यादा रहता है, समझिए, है ना, जहाँ पानी बहता रहता है, प्रदूषण ज्यादा है, वहां ज्यादा पाई जाती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। आगे देखते हैं, जब एक शिक्षक समय, सही उत्तरों की संख्या आदि जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर सही उत्तर के लिए शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं। देखो, कई बार समझ में नहीं आता इंग्लिश में, आयोग ने भी इसी तरह उत्तर दिया है, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है कई बार सही रहता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं वो इंग्लिश में जो है टाइप करते हैं क्वेश्चन, और उसको गूगल से ट्रांसलेट करके जो है हिंदी बना देते हैं, क्योंकि कई बार जो है उसकी हिंदी इतनी क्लिष्ट रहती है, टफ रहती है, कि मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको इंग्लिश एक बार जरूर देख लेनी है। तो व्हेन अ टीचर प्रेजेस द लर्नर्स फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया सच एज टाइम। तो ये देखिए, यहाँ क्लियर हो रहा है कि समय के आधार पर जो है, कि कुछ बच्चे जो हैं टाइमिंग के आधार पर सही उत्तर दे रहे हैं, और टीचर उसकी क्या है, प्रशंसा कर रहा है कि हाँ बच्चों, तुमने जो है समय पर उत्तर दिए। फॉर एग्जाम्पल, 5 मिनट का जो है समय ले रहा है, 5 मिनट में उसने क्वेश्चन पूछे हैं, 20 क्वेश्चन बच्चों से। अब उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग बच्चे जो हैं उनकी प्रशंसा कर रहा है, जो समय पर उत्तर ज्यादा दे रहे हैं। तो यह एक उदाहरण बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, निरंतर सुदृढ़ीकरण, आकार देने या क्रमिक जो आपका सन्निकटन है, या पनिशमेंट इसे बोला जाएगा। तो यदि प्रशंसा करना, तो पनिशमेंट हो ही नहीं सकता है। इसका जो सही उत्तर है वह है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। तो ये एक आंतरिक सुदृढ़ीकरण है कि बच्चों को एक अंदर से इन्फोर्समेंट मिलता है, आगे लगातार उन्हें करने के लिए। जैसे टाइम, कोई चीज होता है, एक प्रश्न पूछना बच्चों से, एक और है उसमें क्राइटेरिया हमने लिख दिया समय का, इतने समय में जो है बच्चे जो है कितने प्रश्नों का चलो उत्तर देते हैं। तो बच्चे जो है और अधिक उसमें अंदर से जो है रेनफोर्समेंट मिलता है उन्हें, आगे बढ़ने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधी कारक है? नेगेटिव पूछा है, और शिक्षक संबंधी पूछा है, और अधिगम से रिलेटेड होना चाहिए, लर्निंग से। तो घर में खराब स्वच्छता बनाए रखना, लड़कियों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव, तो ये सीखने से संबंधित नहीं है, और यहाँ शिक्षक से संबंधित लिखा है। तो पारंपरिक और नीरस शिक्षण शैली, तो हाँ ये हो सकता है कि छात्रों के लिए ये लर्निंग से रिलेटेड है, और ये टीचर से रिलेटेड है, कि वो पुरानी परंपरा के तहत और नीरस होकर के जो है अपनी टीचिंग स्टाइल है उसकी, और वो पढ़ा रहा है। छात्रों के लिए एक ये जो है नकारात्मक कारक है, नेगेटिव है। छात्रों में कैसा इम्पेक्ट पड़ता है इसका? नेगेटिव। टीचर जो है वही पुरानी पद्धति जो है, क्लास में आई, रीडिंग करवाया, क्वेश्चन आंसर लिखवाए, और ये तो क्योंकि ये तरीका जो है ये तो बड़ी क्लास का तरीका है, बड़ी क्लास का, सीनियर 11th 12th में ऐसा पढ़ाया जाता है, या 9th 10th में। वो तरीका हम प्राइमरी में नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि उनके सीखने का तरीका दूसरा होता है। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर प्रोसेस फ्रॉम, व्यवहार का जो विकास होता है वो कैसे होता है, ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ये सामान्य से विशिष्ट होता है।
बच्चों का व्यवहार मतलब केवल व्यवहार करना नहीं होता है, व्यवहार मतलब जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब छोटा बच्चा होता है, किसी वस्तु को कैसे पकड़ता है, पूरे हाथ से पकड़ता है। तो ये कैसा सामान्य व्यवहार हो गया, लेकिन आगे चल के उसकी उंगलियों में पकड़ हो जाती है, उंगलियों से चीजें उठाने लगता है, उंगलियों से पकड़ता है। ये भी एक प्रकार का कैसा सामान्य से विशिष्ट व्यवहार आता है, विशिष्ट व्यवहार होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बात करने का तरीका कैसा होता है, वो उनकी पूरी बॉडी हिल जाती है, बॉडी मूवमेंट हो जाता है पूरा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, तब उनकी जो है वर्डिंग में भी क्या आ जाता है, एक गैप आ जाता है। जब बोलते हैं तो पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस, और एक उसके साथ विराम के साथ कि कहाँ रुकना है। तो पहले एक सामान्य था, फिर उसके बाद कैसा बन जाता है व्यवहार, विशिष्ट। तो ये आपको आना चाहिए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन सा वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं है। स्थायित्व की अवधारणा यहाँ पर है, और इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में नहीं दे रखा है। तो सब्सटेंस है, या स्थान घेरना है, निराकार है, या स्थायी है। तो आयोग ने सही माना है, स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं है, वो इसका सही उत्तर माना है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का सीधा एक और मतलब होता है निराकार, या बोल सकते हैं जो चीज वास्तविक नहीं है, आभासी है। तो क्वेश्चन क्या है, स्थायित्व है। कई बार आपको इस तरह से भी वर्ड भी समझ करके ऑप्शन देखने होते हैं। कई बार मान लीजिए क्लियर सेंस नहीं निकल रहा है, कुछ वर्ड को आप पकड़िए और ऑप्शन में देखिए कि किससे मिलते जुलता जो है, किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। स्थायित्व मतलब पदार्थ जो है, कोई वस्तु है, वस्तु ये क्या होती है, पदार्थ है, स्थान घेरती है, स्थायी रहती है। और एब्स्ट्रैक्ट जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आभासी, जो हमें दिखाई नहीं देती है, निराकार। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी क्रिया जो है गैर हाजिरी, गैर हाजिरी को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में लिखा है ट्रुएंसी। और ट्रुएंसी का एक और मीनिंग होता है काम चोरी भी कहा जाता है। और गैर हाजिर मतलब कोई एब्सेंट हो जाता है, कहीं से जाता है पर जाता नहीं है काम करने। तो कौन जो है गैर हाजिरी या काम चोरी की श्रेणी में नहीं होगा, मतलब किसको हम अच्छा मानेंगे। बच्चा कभी विद्यालय नहीं जाता है, लेकिन चुपके से किसी जगह पर ताश खेलने जाता है, तो ये तो गैर हाजिरी की श्रेणी में आएगा, काम चोरी के मामले में आएगा। एक बच्चा जो विद्यालय जाता है लेकिन कक्षा में नहीं जाता, तो क्या ये बच्चा अच्छा माना जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा। तो पूछ रहा है कि गैर हाजिरी की श्रेणी में नहीं होगा, तो ये तो दोनों गैर हाजिरी की श्रेणी में हैं। अब प्रश्न क्या है, कौन सा नहीं है। तो ना तो एक है, ना दो है, दोनों जो है गैर हाजिरी की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ये उत्तर मतलब दोनों हैं, लेकिन क्या है, पूछा क्या है, कौन सा नहीं है। इसलिए ऑप्शन का जो है, ऑप्शन ना तो एक है ना दो है। प्रश्न ये होता कि कौन सा गैर हाजिरी की श्रेणी में है, तब दोनों सही हो जाते हैं हमारे। अभी क्या होंगे, दोनों नहीं होंगे। गंभीर रूप से मानसिक छीड़ता वाले बच्चे, इसका एक इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं। तो एक सीवियरली मेंटली डिफिशिएंट चाइल्ड आर, इसको क्या बोला जाता है, जो गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले बच्चे हैं, वो शिक्षण के योग्य हैं, प्रशिक्षणीय हैं, या इन दोनों में से कोई नहीं है। तो एक होता है मेंटल डिफिशिएंट, आपने नाम सुना होगा, मेंटल डिफिशिएंट। आईक्यू लेवल के आधार पर इनको रखा जाता है। इनको लगभग 3 प्रकार के रखा जाता है। एक निम्न रखा जाता है जिनके पास अल्प मानसिक क्या है, डिफिशियंसी है, अल्प मानसिक क्षीणता है। एक को रखा जाता है मध्यम से लेके गंभीर तक, उनकी मानसिक योग्यता कैसी है, मध्यम से गंभीर तक, जो कि ये है। और एक रहता है गहन मानसिक योग्यता, गहन मानसिक क्षीणता, मतलब मेंटली उसकी क्या है, डेफिशिएंसी है, गहन रूप से। तो इसमें क्या होता है कि पहला जो बच्चा है अल्प जो है मानसिक क्षीणता वाला, तो उसको पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए पढ़ाने की विधियां विधियां हैं। समावेशी शिक्षा के थ्रू क्या किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। तो यदि ये होता कि अल्प कम मानसिक क्षीणता वाला बच्चा, तो वो क्या था, शिक्षणीय है, मतलब पढ़ाने योग्य है। दूसरा क्या है, मध्यम या गंभीर, तो ये क्या है, गंभीर मानसिक क्षीणता है, तो ये प्रशिक्षणीय है। प्रशिक्षणीय मतलब ट्रेनेबल, मतलब उसको सिखाया जाता है कि कैसे चला जाता है, चलना हर चीज यदि किसी के अंदर मेंटली डिफिशियंसी है,
तो यदि गंभीर है तो वो हर चीज भूल जाता है, तो उसे लेकिन चलना सिखाया जा सकता है, उठना बैठना खाना ट्रेनिंग दी जा सकती है। और यदि गहन मानसिक छीनता है तो उसके लिए फिर एक क्या रखा जाता है, उसके लिए एक संरक्षक आता है। ये जो है एक सिद्धांत दिए गए हैं मेंटल डेफिशिएंसी के, एक बुक में एक चैप्टर था जहां से मैंने देखा है। उसमें एक और लिखा था कि गहन मानसिक छीनता या बच्चे है कोई बालक, उसको संरक्षक की आवश्यकता होती है हर एक काम करने के लिए। कस्टोडियन लिखा था उसमें, क्या लिखा था, कस्टोडियन, मतलब एक कस्टडी की आवश्यकता होती है हर काम करने के लिए। तो 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देना है कि निम्न मानसिक छीनता है तो उसे पढ़ाया जा सकता है, गंभीर है तो वो केवल उसे ट्रेनिंग दी जा सकती है कुछ काम करने की, और यदि गहन है मतलब इससे भी ज्यादा, तो उसे ना तो आप एजुकेट कर सकते हैं ना ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वो केवल क्या है, संरक्षक के साथ ही वो काम कर सकता है, कोई संरक्षक होगा उसके साथ तो ही उसके काम चल पाएगा उसका। परिवार और स्कूल के बीच संबंधों पर एपस्टीन के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो एपस्टीन ने जो है परिवार स्कूल के संबंध के बीच में ये बताया है कि परिवार हमारा लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक का क्या मतलब होता है, आपने पढ़ो हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का ये मतलब होता है कोई निर्णय लेना होता है तो उसमें सभी की क्या रहती है, सभी की भागीदारी रहती है और प्रतिनिधित्व समान रहता है, मतलब सबको जो है आजादी है, थोड़ा फ्रीडम है काम करने की, ठीक है। और सभी को डिस्कशन करना पड़ता है, डिस्कस करके ही चीजें करते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है कौन सा गलत है। अधिक लोकतांत्रिक घरों से आने वाला बच्चा अधिक भागीदारी दिखाई गई, बिल्कुल सही है। इसके घर का माहौल कैसा है, फ्रीडम है, भागीदारी करते हैं, डिस्कशन करते हैं काम करने से पहले, क्या होगा, वो अधिक पार्टिसिपेट करेगा, झिझकेगा नहीं कोई काम करने से पहले। वरना कई बच्चे आपने देखे होंगे वो आगे ही नहीं आते हैं चीजों में। यह बताया गया था कि जिन परिवारों में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया जाता था वहां बच्चों ने अधिक स्वतंत्रता दिखाई, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह बताया गया कि जिन परिवारों में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया गया वह स्कूल के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक था। तो आप क्या है, ये तीन उत्तर क्या है, पॉजिटिव है। पूछा क्या है कौन सा गलत है, तो उन परिवारों से संबंधित बच्चे, ऐसे बच्चों के ग्रेड जहां लोकतंत्रात्मक पैटर्न का पालन किया गया उनका ग्रेड क्या था, लो था, निम्न था। तो ये गलत उत्तर हो गया भैया, कि जिसके घर थोड़ा, ये हमारी लोकतांत्रिक पद्धति का डेमोक्रेटिक पैटर्न है, उनका ग्रेड लो नहीं होता है सर। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो समाजीकरण की किसने परिभाषा दी है। समाजीकरण को पहले मैंने अभी समझाया है कि समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक काफी असहाय मानव शिशु को एक आत्म जागरूक जानकार व्यक्ति में बदल देता है। मतलब समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक शिशु को क्या कर देता है, सेल्फ अवेयर बना देता है, उसको नॉलेजेबल पर्सन बना देता है, जो अपने समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल है। तो ये परिभाषा जो है किसने दी है, ये हमारा जो है प्रश्न है। इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है, किसने, एथनी, एंथनी लिखा है यहाँ पर, एंथनी गिंडेस, और गिडेंस है यहाँ पर। तो एंथनी गिडेंस जो है इन्होंने परिभाषा दी है किसकी, समाजीकरण की। तो समाजीकरण में बच्चे को जो है एक आत्म जागरूक या जानकार व्यक्ति जो है बना देता है समाज। तो ये परिभाषा एंथनी गिडेंस ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार लार क्या थी। आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, इसका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसमें जो है एक कुत्ते पर प्रयोग करता है। कुत्ते के सामने दो चीजें रहती हैं, एक तो मान लीजिए लार है और एक घंटी जब बजाता है। तो घंटी का काम करती है, घंटी काम करती है उद्दीपन का, किसका, उद्दीपन का। लार क्या है, उद्दीपन के लिए उसकी क्या है, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है। तो लार क्या है उसमें, अनुकूलित उद्दीपन नहीं है। उद्दीपन तो क्या है, घंटी है, यानी जो चीज उसको जागृत करती है वो उद्दीपन है, और उसके अनुसार जो क्रिया होती है वो अनुक्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब उसका उसमें बस नहीं था। तो ये अनुकूलित क्या है, अननुकूलित अनुक्रिया है। आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार मुख्यतः किसके विचार से शासित था। तो
थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, डिटेल में जानने की जरूरत है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने चर्चा किसके बारे में करी है, तो ज्यादा आपको पता चलेगा। तो इन्होंने बताया ये राष्ट्र को नहीं मानते थे, मतलब राष्ट्र को मानते थे, राष्ट्र की अपेक्षा विश्व को ज्यादा अधिक मायने रखते थे, मतलब उनकी जो है सोच विश्व लेवल की थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे उस शिक्षा को कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य जो है राष्ट्र की सेवा करना नहीं है, कि तू मानवता की सेवा करना है। मतलब हर कहीं जो है उसके सिद्धांत लागू हो रहे हैं, एक जगह नहीं पर। जैसे वो कहते थे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए लोगों में, अपनी संस्कृति को जो है दूसरों को दें और दूसरों की अच्छी संस्कृति को क्या करें, अपनाएं, सीखें। यानी उनके खुले विचार के थे। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सलिज्म कहा जाता है, सार्वभौमवाद। उनके सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं, इस तरह के सिद्धांत जो है ना। यूनिवर्सलिज्म क्या कहलाते हैं, जिनके जैसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौम वर्ड है ना, और हमें क्या कहा जाता है कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो है सार्वभौमिक शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। सार्वभौमिक मतलब सभी लोगों को। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर का भी विचार मुख्यतः किसके विचार से, सार्वभौमवाद, मतलब सभी लोगों पर जो विचार लागू होते हों, तो ये क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सलिज्म, पूरे विश्व लेवल पर। आगे है रेमंड कैटल, ये वर्ड याद रख लेना है, ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, रेमंड कैटल के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ जो ठोस बुद्धि है, इसका क्या होता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो इसका ऑप्शन का आंसर है बढ़ती है। अब आपको बताऊं मैं कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है, तो ये क्या कहलाता है, ज्ञान प्लस अनुभव को क्या बोला जाता है, ठोस बुद्धि। तो जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें ठोस बुद्धि कम रहती है, क्यों, क्योंकि उनमें अनुभव कम रहता है। जैसे बड़े लोग होते जाते हैं तो ज्ञान तो आपका बढ़ता है, साथ साथ में अनुभव भी बढ़ता चला जाता है। अनुभव के बढ़ने की वजह से आपका जो ठोस बुद्धि है या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, वो बढ़ती जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये कहा किसने है, रेमंड कैटल ने कहा है। रेमंड कैटल ने, कैटल से याद कर सकते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, सी से कैटल, सी से क्या, क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो ये आपको याद रख लेना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आज की जो है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और यदि समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, और जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन 2022 की जो है व्यापम द्वारा, पीएसबी आयोग द्वारा दिए गए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, और इनको ढूंढने में घंटों, एक एक दो दो घंटों का समय लगता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ना तो आपको इंटरनेट में मिलेंगे ना बुक्स में मिलेंगे। उनको जो है बहुत सर्च, यानी आपको नॉर्मल गूगल सर्च करने में नहीं मिलेंगे, बहुत अंदर पीडीएफ्स आती हैं, उनको अंदर डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो जो है समझ में आते हैं। कुछ क्वेश्चन एक आध जैसे इसमें मैंने स्किप किया है, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने अलग दिया है, और जो है यदि आप समझ आधारित उत्तर देंगे तो अलग है, और नेट पे तो मिल नहीं रहा है। इसलिए मैंने उचित समझा है कि एटलीस्ट उसका उत्तर क्यों हम गलत बताएं, उसको स्किप ही कर देते हैं। तो हमारा ये प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा का आपने सुना होगा, तो गर्व है, संतुष्टि और सिद्धि की भावना को किसके रूप में वर्णित किया है। तो ये जो है इन्होंने जो है रेनफोर्समेंट की बात करी है। इन्होंने बात की है आंतरिक शुद्धिकरण की, आंतरिक सुदृढ़ीकरण। तो जो गर्व होता है, प्राइड, सेटिस्फेक्शन है, और आपका जो है प्राइड, सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट, सिद्धि की भावना, आत्मसंतुष्टि की भावना, तो ये एक आंतरिक रेनफोर्समेंट के जो है उदाहरण है, इसके रूप में जो है विकसित किया गया है, वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं, अधिगम के लिए कौन सा दृष्टिकोण, कौन सी अप्रोच प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा है, रिवार्ड और इंसेंटिव। रिवार्ड और जो इंसेंटिव है वह किसके द्वारा जुड़ा है, बिहेवियरल, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, व्यवहारवादी अप्रोच से क्या जुड़ा है, अधिगम के लिए ये चीज क्या, रिवॉर्ड और इंसेंटिव। किसी बच्चे को हम पुरस्कार देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, किसके द्वारा जुड़ा है वह, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के थ्रू क्या है वो जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करूं कि अप्रोच क्या कहलाती है लर्निंग की, तो लर्निंग की ये जो व्यवहारवादी अप्रोच है, यह आधारित है कि बच्चों को एक व्यवहार सिखाया जाए,
और व्यवहार सिखाने में जो बाहरी उत्तेजनाएं हैं, फॉर एग्जांपल बाहरी रिवार्ड्स हैं और इंसेंटिव है, जैसे वो गेम खेल रहा है, उनको रिवॉर्ड इंसेंटिव दिए जाते हैं तो वो उस माहौल में डरते हैं और व्यवहार जो गेम कल्चर है उसको वो सीखते हैं, है ना। सेम एग्जांपल जैसे क्लासरूम जो बिहेवियर है, डिसिप्लिन है, तो ये रिवॉर्ड इंसेंटिव पर आधारित है, इसमें व्यवहार वाली चीजें सीखते हैं। बात करें मानवतावादी दृष्टिकोण, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है, व्यक्तित्व के विकास से, कि बच्चा स्वयं निर्णय ले लेता है, स्वयं अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर लेता है। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता किससे संबंधित है? मानवतावादी दृष्टिकोण से। बाकी संज्ञानात्मक विकास जो है, ये ये संज्ञानात्मक विकास क्या है या कॉग्निटिव अप्रोच क्या है? ये मानसिक विकास से संबंधित है। और इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि कोई बच्चा पढ़ करके उसको समझ ले रहा है अपने इसके बल पर, संज्ञानात्मक अप्रोच के बेस पर। आगे सोशियो कल्चरल अप्रोच, तो ये हमारी भावनात्मक कंट्रोल, अपनी भावना को कंट्रोल कर सके, अपने जो विचार आ रहे हैं उनको एक्सप्रेस कर सके, तो इससे रिलेटेड है। बट यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है कि अधिगम के लिए कौन सा दृष्टिकोण प्रतिबल और प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? बिहेवियरिस्टिक जो अप्रोच है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जन्मजात वृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू क्रिया और अनुप्रयोग, एक्शन और एप्लीकेशन से संबंधित है? तो ऑप्शन है इंटरेक्टिव, संवादात्मक, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली या सकारात्मक। इसका जो सही उत्तर है, जो आयोग ने भी माना है, क्या है? सकारात्मक जो पहलू है। जन्मजात वृत्तियां क्या कहलाती हैं? ये जन्मजात वृत्तियों में कुछ सहज वृत्तियां भी शामिल हैं और परिवर्ती क्रियाएं आपने सुना होगा इसी के तहत, कि कुछ क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो पैर में चोट लगी, पैर का हट जाना। फॉर एग्जाम्पल कहीं आग जल रही, हाथ हमारा अचानक से पहुंच गया आंच के पास, आग के पास, हाथ हम तुरंत हटा लेते हैं। तो इनके लिए जो हमारी क्रिया होती है अनुप्रयोग, ये एक सकारात्मक पहलू होता है और यही आयोग ने जो है इसका उत्तर माना है। संज्ञानात्मक है, प्रभावशाली या संवादात्मक, ये इसका उत्तर नहीं है। आगे देखते हैं, कौन से सिद्धांत को जन संचार का सिद्धांत कहा जाता है? थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन ये कहलाता है कि एक सूचना दी गई है मीडिया में, लेकिन उस सूचना को सभी लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं। मास कम्युनिकेशन संचार। फॉर एग्जाम्पल कोई एक, मान लीजिए वीडियो है फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की, वो 1 लाख लोगों ने देखी, 1 मिलियन लोगों ने देखी, बहुत सारे लोगों को वो अच्छी लगी वीडियो और कुछ लोगों को बुरी लगी और कुछ लोग जो है उदासीन है। इसमें कई प्रकार के लोग एक ही वीडियो जो है, एक ही इंफॉर्मेशन को कई तरह से लोग लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी वही है जो बच्चों में हम देखते हैं, क्या? इंडिविजुअल डिफरेंस। तो सेम जो है जन सिद्धांत का सिद्धांत है, जन संचार का सिद्धांत जो है, इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं, एक अधिनियम है जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है, समावेशित किया गया है दिव्यांगजनों को भारत में, तो वो कौन सा अधिनियम है? तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो है दिव्यांगजनों को भी समावेशी शिक्षा के तहत जो है जोड़ा गया है। ये आपको क्या है, इसको उत्तर को याद कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय किस बिंदु पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ये आसान सवाल हो सकता है, इसको बस थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है। टीचर को ध्यान देना चाहिए सुपाठ्य लेखन, तो ये तो ध्यान देना चाहिए कि पढ़ने लायक हो जो उसने लिखा है। आरेखों में बहुरंगी चौक का प्रयोग, आरेख का मतलब ड्राइंग, ड्राइंग में आप जो है मल्टी कलर चौक करेंगे तो इसका ध्यान रखना चाहिए, प्राइमरी क्लासेस का में आप पढ़ाओगे। ब्लैक बोर्ड पर सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन ऑन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर आप सीधी रेखा बनेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक है कर्सिव राइटिंग, यानी इसका आयोग ने भी सही उत्तर माना है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए शुरुआती दौर पर या प्राइमरी क्लासेस में। तो ये क्या है? यूज ऑफ कर्सिव राइटिंग। हालांकि इस पर भी मतभेद है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग पर काफी ध्यान दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय, क्योंकि हर एक बच्चे को कर्सिव राइटिंग नहीं आती है,
और उतना फोकस भी नहीं है अभी स्टेट गवर्नमेंट में, आप कह सकते हो। तो शुरुआती में दौर पर सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए कि वो लेटर को अलग अलग समझ पाए, ABCD को, और लेटर समझ पाए, हर एक बच्चे को समझ में आए जो ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है। क्योंकि कर्सिव राइटिंग लिखेंगे तो मान लीजिए एक आध दो बच्चे होंगे उन्हें समझ में आ जाएगा, बाकी को नहीं आएगा। शायद ये इस कार्ड की वजह से जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर माना गया है आयोग द्वारा। आगे देखते हैं। पियाजे का आपने सिद्धांत पढ़ा है। मानसिक विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बौद्धिक विकास समय के वस्तुकरण द्वारा चिन्हित किया गया है। तो वस्तुकरण मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम, यानी वस्तुकरण, वस्तुओं का जो है समय को वस्तुकरण के रूप में देखा गया है। ये ऐसा निकल रहा है इसका अर्थ बौद्धिक विकास का। इसका जो सही उत्तर व्यापम ने माना है ESB ने, हमारी पहली अवस्था जो है संवेदी गतिक अनुकूलन अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है, 0 से 2 ईयर्स तक रहती है। ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान रहता है बच्चों का इस अवस्था में। एक श्रवण बाधित बच्चा है, हियरिंग इम्पेयर्ड, तो को सीखने में काफी समय देना पड़ता है। तो उसको क्या सिखाना पड़ता है सबसे ज्यादा? लेखन, पढ़ना, भाषा या सुनवाई? सबसे ज्यादा जो है उसकी भाषा पर, लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है जो बच्चा श्रवण बाधित है। बाकी चीजें वो सीख लेता है, ज्यादा जोर देना पड़ता है भाषा में। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये बहुत आसान सवाल है, ये अभी हमने पिछले प्रश्न देखा है। ये चार अवस्थाएं जो बताई हैं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ये चार अवस्थाएं किसने बताई है? जीन पियाजे ने। ये मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं, जो कि पहली अवस्था 0 से 2 ईयर्स रहती है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक 2 से हमारी 7 ईयर तक रहती है, तीसरी 7 से 12 ईयर मूर्त संक्रियात्मक, चौथी 12 से 15। जैसे अमूर्त में, अमूर्त से स्टार्ट है, स्पष्ट है कि बच्चे कल्पनाएं करने लगते हैं, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है बच्चों की, लॉजिकल पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मूर्त संज्ञात में बच्चे केवल जो है जो चीजें उन्हें दिखाई देती हैं उन पे ही सोच पाते हैं, उन पे ही वो लॉजिक लगा पाते हैं। दोस्तों से जो है व्यवहार बढ़ जाता है, विद्यालय जो है जाने लगते हैं इस एज में बच्चे। समानता असमानता यानी दोनों दो वस्तुओं में डिफरेंस करना सीख जाते हैं। वही पूर्व संक्रियात्मक बात करें तो ये इसमें खेल और अनुकरण बहुत ज्यादा रहता है, बच्चे खेलते हैं, अनुकरण करना सीखते हैं। भाषा में कमांड इस अवस्था में लाते हैं जो दूसरी अवस्था है। पहली जो अवस्था है इसमें बच्चे केवल देखना सीखते हैं, ऑब्जर्व करना, संवेदनाएं अनुभव करना सीखते हैं। ये कुछ चीजें जो इस अवस्था की हैं। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और यदि पसंद आती है तो जरूर लाइक करिए। इसी तरह के हम वीडियोस जो है लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।